मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। अभी अपना टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस काल में जब गुप्त काल और सल्तनत काल के बीच में जो काल आया था तो उसमें कौन कौन से वंश और कौन से प्रमुख राजा हुए थे उनके बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं। तो हमने ना पिछले वीडियो में पढ़ा था हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है, तो पुष्यभूति वंश पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब है ना आगे अपन अगला वंश पढ़ेंगे और अब पढ़ लेते हैं अपन उसी काल में एक और वंश हुआ था मालवा में परमार वंश, ठीक है, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो ये है मालवा का परमार वंश। तो अपन पढ़ेंगे मालवा का परमार वंश। मालवा जानते हो ना, एमपी प्लस जो गुजरात का हिस्सा है ना उसे क्या कहते थे, मालवा। दरअसल कहते हैं मालवा के जो परमार है ना, उज्जैन के जिस शासक जिसका नाम था विक्रमादित्य, जिसने विक्रम संवत चलाया था ना, उसी के ये वंशज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मालवा के परमार है ना, जिसने विक्रम संवत चलाया था ना विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो उसी के वंशज माने जाते हैं ये, ठीक है ना। मालवा के जो परमार है उनका संस्थापक माना जाता है उपेंद्र को, यानी उपेंद्र ने इसकी स्थापना की थी। और ये स्थापना कब की गई थी, लगभग 800 ईस्वी में, यानी मालवा में परमार वंश की स्थापना कब हुई थी, 800 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा की गई थी, उपेंद्र के द्वारा। उपेंद्र ने जो अपनी राजधानी है, राजधानी वो बनाया था अवंती को, अवंती को राजधानी बनाया था। अवंती है ना, ये वर्तमान में कौन से शहर के रूप में जाना जाता है, उज्जैन, जो कहाँ पे, एमपी में। उज्जैन जिसे तीर्थ नगरी कहते हैं ना, तो काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, ये प्राचीन शहर है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का संकेत देता है अवंती, तो इसे ही इसने राजधानी बनाया था। ये जो परमार है ये प्रारंभ में, प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत होते थे। प्रारंभ में किसके सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे, कौन, परमार। लेकिन बाद में ये दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत बने, यानी पहले तो ये प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में किसके सामंत बन गए, दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत बने। इनका जो प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है ना, इनका जो प्रथम स्वतंत्र शासक था उसका नाम था सियाक सेकंड। सियाक सेकंड है ना, वो इनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। सियाक सेकंड ने हर्ष की उपाधि धारण की थी, यानी इसके पास कौन सी उपाधि थी, हर्ष की उपाधि थी, यानी इसे हर्ष भी कहा जाता है, किसको, सियाक सेकंड को। सियाक सेकंड ने 967 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी, राष्ट्रकूटों की राजधानी जिसका नाम क्या था, मान्यखेत। मान्यखेत कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसने आक्रमण किया था। यानी राष्ट्रकूटों की जो राजधानी है ना मान्यखेत, वहाँ पर इसने आक्रमण किया था, किसने, सियाक सेकंड ने। और उस समय ना वहाँ का शासक था खोडिंग। राष्ट्रकूट शासक क्या, कौन था, खोडिंग। खोडिंग को इसने पराजित किया था और साथ में जो मान्यखेत है ना उसे भी लूटा गया, मान्यखेत को भी लूटा था किसने, सियाक सेकंड ने, ठीक है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि
जब इसने मान्यखेत को लूटा और यहाँ पर खोडिंग को पराजित किया था ना, बाद में ये स्वतंत्र हो गए थे। अब ये राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में शासन नहीं करे, तो यहीं से इनका मुख्य इतिहास स्टार्ट होता है, किससे? सियाक सेकंड से। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको याद रखना है कि जो मालवा का परमार वंश, मालवा है ना, ये MP प्लस गुजरात में है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया था ना, उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। जो मालवा में परमार वंश का संस्थापक था उसका नाम क्या था? उपेंद्र, और इसने स्थापना कब की थी? 800 ईस्वी में। इसने जो राजधानी है ना, वो अवंती को बनाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन नाम से, और ये कहाँ पे है? MP में है। ये जो परमार है ना, ये प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत होते थे। प्रारंभ में किसके सामंत थे? ये प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन बाद में ये दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए। ठीक है, पहले तो प्रतिहारों के थे, लेकिन प्रतिहारों का पतन हुआ ना, उसके बाद में ये दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत बन गए थे। ठीक है, इनका जो प्रथम स्वतंत्र शासक है उसका नाम क्या था? सियाक सेकंड। यानी प्रथम स्वतंत्र शासक का नाम क्या था? सियाक सेकंड था। और सियाक सेकंड है ना, सियाक सेकंड, उसे हर्ष भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हर्ष कहते हैं। सियाक सेकंड ने राष्ट्रकूटों की राजधानी पर आक्रमण किया था 967 ईस्वी में। 967 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी पर आक्रमण किया गया सियाक सेकंड के द्वारा। और उस समय राष्ट्रकूटों की जो राजधानी है वो कौन सी थी? मान्यखेत। तो यहाँ पर इसने आक्रमण किया था। इसने राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया, जिसका नाम क्या था? खोडिंग। और इसने है ना मान्यखेत को भी लूट दिया था। मान्यखेत को भी लूटा था और खोडिंग को भी इसने पराजित किया था। तो इस तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में पहुंच गए थे मालवा के परमार। आगे चलते हैं अभी। इसके बाद में इनका ताकतवर शासक बना था, जिसका नाम क्या था? वाकपति मुंज। यानी वाकपति मुंज है ना, ये इनका ताकतवर शासक बना था। ये दूसरा आ गया है, अभी कर रहे हैं वाकपति मुंज को। ठीक है, तो वाकपति मुंज है, ये इनका प्रथम ताकतवर शासक था। इसका जो शासनकाल है ये कब से कब तक माना जाता है? 972 से 997 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। उपाधि इसके पास कौन सी थी? पृथ्वी वल्लभ की थी, और साथ में कौन सी थी इसके पास उपाधि? अमोघ वर्ष की थी। ठीक है ना, यानी अमोघ वर्ष और पृथ्वी वल्लभ है ना, ये दो उपाधियाँ थी किसके पास है? वाकपति मुंज के पास। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? वाकपति मुंज के बारे में पढ़ेंगे। और भी इसके पास उपाधियाँ ये थी, ये तो दो मैंने मेन बताई है, पृथ्वी वल्लभ और कौन सी? अमोघ वर्ष। तो ये सबसे कह सकते हैं कि शक्तिशाली शासकों में एक था। कहाँ पे? मालवा में। तो शासनकाल 972 से 997 ईस्वी। वाकपति मुंज है ना, इसी के पिता थे कौन? सियाक सेकंड, और उन्होंने ही मुंज को शासक बनाया था। वाकपति मुंज ये परमारों का प्रथम ताकतवर शासक था। यानी परमारों का जो प्रथम ताकतवर शासक है ना, उसका नाम क्या था? वाकपति मुंज था। ठीक है ना, याद रखना है कि हालांकि इनका ताकतवर शासक आगे भोज परमार भी होगा। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले यही ताकतवर शासक हुआ था। कौन? इनका वाकपति मुंज। वाकपति मुंज है ना, इसके पास उपाधियां मैंने पहले ही बता दी। पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष, ये सारी उपाधियां ना, ये किसके पास थी? वाकपति मुंज के पास। वाकपति मुंज को पद्म गुप्त ने उत्पल राज की उपाधि दी थी। यानी उत्पल राज की उपाधि से किसने दी थी? पद्म गुप्त के द्वारा दी गई थी वाकपति मुंज को। ठीक है,
वाक्पति मुंज विद्वानों का भी आश्रय दाता था, यानी विद्वानों का भी आश्रय दाता था। कौन? वाक्पति मुंज, यानी विद्वानों का आदर किया जाता था किसके द्वारा? वाक्पति मुंज के द्वारा। ठीक है ना। याद रखना है कि इनके जो दरबारी थे हलायुध, इन्होंने एक टीका लिखी थी संजीवनी मर्त नामक। क्या नाम था? संजीवनी मर्त नामक टीका लिखी गई थी किसके द्वारा? हलायुध के द्वारा। इसके दरबारी थे धनंजय, इन्होंने लिखा था 10 रूपक। कौन सा लिखा था? 10 रूपक। ये धनंजय के द्वारा लिखा गया था। जो धनिक है ना, उन्होंने लिखा था 10 रूपावलोक। ये किसके द्वारा लिखा गया था? धनिक के द्वारा लिखा गया था। धनिक ने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? काल निर्णय। यानी काल निर्णय जो ग्रंथ है ना, वो भी किसके द्वारा लिखा गया था? धनिक के द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है ना। तो धनंजय ने तो कौन सा लिखा था? 10 रूपक, और धनिक ने कौन सा लिखा था? 10 रूपावलोक। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। उसके बाद में याद रखना है कि इसी के दरबार में था पद्मगुप्त, जिसने लिखी थी कौन सी? नव साहसांक चरित। तो नव साहसांक चरित पद्मगुप्त ने लिखी थी। तो ये इसी का दरबारी था जिसने इसे उत्पल राज कहा था। इसी के दरबार में था अमित गति। क्या नाम था? अमित गति। और इसने लिखी थी सुभाषित रतन संदोह। यानी कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सुभाषित रतन संदोह नामक जो पुस्तक है ना, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अमित गति के द्वारा। ठीक है। तो ये इसके दरबारी थे। याद रखना है कि जो मुंज था ना, उसने गुजरात के चालुक्यों को भी पराजित किया था। ठीक है। इसके अलावा इसने मेवाड़ के शासक, जिसका नाम क्या था? शक्ति कुमार, इसे पराजित किया। मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार को इसने पराजित किया और इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। यानी चित्तौड़ पर अधिकार रहा था किसका? वाक्पति मुंज का। ठीक है। तो आपको दोबारा बता देता हूं, जो वाक्पति मुंज है ना, उनके पिता का नाम था सियाक सेकंड। ये परमारों का प्रथम ताकतवर शासक माना जाता है। कौन? वाक्पति मुंज। मुंज है ना, उसके पास उपाधियां थी पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष, ये उपाधियां थी। जबकि पद्मगुप्त है ना, इन्होंने इसे क्या कहा था? उत्पल राज। ये विद्वानों का भी आश्रय दाता था, यानी विद्वानों को भी शरण देता था। हलायुध ने लिखी थी संजीवनी मर्तिका नामक पुस्तक। किसने लिखी थी? हलायुध ने। इसके अलावा जो धनंजय है ना, उसने कौन सी लिखी थी? 10 रूपक। धनिक ने लिखी थी 10 रूपावलोक और काल निर्णय। पद्मगुप्त ने लिखी थी नव साहसांक चरित, और अमित गति ने लिखी थी सुभाषित रतन संदोह। तो मुंज ये ताकतवर शासक तो था, ये मैंने पहले ही बताया था। इसने गुजरात के चालुक्य है ना, उन्हें इसने पराजित किया था। मेवाड़ के शासक शक्ति कुमार को पराजित किया और चित्तौड़ पर इसने अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो चुका था? वाक्पति मुंज का। ठीक है ना। वाक्पति मुंज है ना, उसने दारा के पास, दारा जो एमपी में पड़ता है ना, वहाँ पर इसने एक झील भी बनाई थी। कौन सी? मुंज सागर झील। यानी मुंज सागर झील का निर्माण इसने कहाँ पे करवाया था? दारा के पास। वाक्पति मुंज है, उसने कल्याणी, जो कर्नाटक क्षेत्र में दक्षिणी भारत में था, वहाँ का शासक जिसका नाम क्या था? तैलप सेकंड। क्या नाम था? तैलप सेकंड वहाँ का शासक था। उसे इसने 6 बार पराजित किया था। कितनी बार पराजित किया था? 6 बार। यानी तैलप सेकंड है ना, इसे बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल जो तैलप सेकंड है,
वो जीतना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये आक्रमण करता था तो मुंज उसे हरा करके बेच देता था। यानी चाहे वो आक्रमण करे चाहे ये आक्रमण करे, हार किसकी होती थी? तैलप सेकंड की। तैलप सेकंड है ना, वो काफ़ी परेशान हो गया था, बस उसने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया भी मुंज को कैसे पराजित करें, लेकिन ऐसा कुछ स्कीम दिख नहीं रही थी वहाँ पे तैलप सेकंड को। तैलप सेकंड है ना, उसकी बहन थी जिसका नाम था मृणालवती। ठीक है, इसकी बहन का नाम क्या था? मृणालवती। जो मृणालवती है ना, ये काफ़ी चतुर राजकुमारी थी। दरअसल इसने कहा कि मैं प्लान बनाती हूँ और मेरे प्लान को लागू करना। दरअसल मृणालवती है ना, उसने एक जासूस भेज दिया, कहाँ पे? मालवा में, जो साधारण सैनिक के रूप में चला गया किसके पास? वाकपति मुंज के पास। ठीक है, अब दरअसल है ना, यहाँ पर कुछ दिन बीत गए, तब मृणालवती को पता चल गया कि निश्चित रूप से अब अपना काम कर चुका है इसका जासूस, क्योंकि उसने पूरी सेना है ना उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली, और जो है ना लालची थे उनका भी पता लगा लिया, और उससे उन्हें है ना अपनी ओर मिला लिया इस जासूस ने। अब मौका देखा तैलप सेकंड ने, और तैलप सेकंड ने मुंज को चेतावनी भेजी कि अब की बार मुझे मेरे राज्य में आकर हरा कर दिखाओ। ऐसा कहा किसने? तैलप सेकंड ने चुनौती दे दी किसको? मुंज को। अब दरअसल मुंज है वो तो डरने वाला नहीं था, कहीं बुला लो चाहिए से, काफ़ी ताकतवर था। ठीक है ना। हालांकि कहते हैं कि मुंज के सेनापति रुद्रादित्य ने सलाह दी कि हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, कोई चालाकी भी हो सकती है। रुद्रादित्य को थोड़ी खबर भी हो रही थी कि जो सैनिक है वो थोड़े विद्रोही होते जा रहे हैं, लेकिन मुंज नहीं माना और यह सेना लेकर चला गया। उसके बाद में गोदावरी नदी, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। गोदावरी नदी के तट पर मुंज व तैलप सेकंड का युद्ध हुआ। यानी मुंज और तैलप सेकंड का जो युद्ध है वो कहाँ पे हुआ? गोदावरी नदी के तट पर। अब जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ ना, जो मुंज के सैनिक थे ना वो किससे मिल गए? तैलप सेकंड से मिल गए। अब दरअसल तैलप यहाँ पर मुंज वो सैनिकों का इंतजाम भी नहीं कर सकता था, क्योंकि क्षेत्र किसका था? तैलप सेकंड का। ज़्यादातर सैनिक है ना वो तैलप सेकंड से जाकर मिल गए, जिसके बाद मुंज है ना वो यहाँ पर पराजित हो गया। यानी मुंज को गोदावरी नदी के तट पर पराजित कर दिया किसने? तैलप सेकंड ने। रुद्रादित्य है ना वो अपने शासक को हार से नहीं बचा पाया, इसलिए उसने गोदावरी नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। किसने? रुद्रादित्य ने। अब जो मुंज है ना इसे बंदी बना लिया गया, यानी मुंज को बंदी बनाया गया किसके द्वारा? तैलप सेकंड के द्वारा। और मुंज है उसे बंदी बना करके जेल में डाल दिया। ठीक है ना, जेल में डाल दिया गया किसको? मुंज को। और मुंज है ना उसे रखा गया मृणालवती के नियंत्रण में, कि मृणालवती है ना वो इसे भागने नहीं देगी, क्योंकि ये काफ़ी चालाक थी और इसीलिए इसके नियंत्रण में रखा गया। अब जेल में मुंज था, बाहर नियंत्रण रखती थी मृणालवती, और दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्रेम हो गया मृणालवती और किसको? मुंज को। ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन वहाँ पर है ना विवाह करना नामुमकिन सा था। दरअसल तैलप सेकंड इसके लिए मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि जो मृणालवती थी ना, मृणालवती और मुंज है, उन दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया, लेकिन भागा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सैनिक पहरा देते थे, काफ़ी दूर दूर तक पहरेदारी थी। इसलिए कहते हैं कि जो मुंज है ना उसने सुरंग बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, नीचे से ही उसके सैनिक भी उसकी सहायता कर रहे थे जो उसके साथ कैद थे। दरअसल सुरंग है ना वो पूरी हो चुकी थी, भागना ही बाकी था। कहते हैं कि मृणालवती ने कहा कि वो मुंज के साथ चली जाएगी, लेकिन एक दिन है ना वो अपने घर वालों के साथ रहना चाहती है। अब मृणालवती है ना अपने घर वालों के साथ रही तो उसका प्रेम है ना घर वालों के प्रति उमड़ गया, और उसने है ना अपने भाई तैलप सेकंड को सब कुछ सच सच बता दिया। यानी तैलप सेकंड को सब कुछ बता दिया गया किसके द्वारा? मृणालवती के द्वारा। तैलप सेकंड को गुस्सा आया और उसने मुंज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हत्या कर दी किसकी? मुंज की। यानी एक प्रकार से नरसंस तरीके से हत्या की गई थी मुंज की, किसके द्वारा? तैलप सेकंड के द्वारा। अब तैलप सेकंड है ना
उसने हत्या कर दी मुंज की। इसकी खबर मालवा में अभी तक पहुंची नहीं थी। मालवा में इसका भाई था जिसका नाम था सिंधुराज। क्या नाम था? सिंधुराज। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब है ना यहाँ पर आएगा मुंज, लेकिन मुंज तो आया ही नहीं। अचानक कहते हैं कि एक जो सैनिक था ना वो किसी प्रकार से यहाँ पर भाग निकला और जाकर सीधा मालवा में पहुँच गया, और मालवा में जाकर के उसने मुंज के भाई सिंधुराज को सारी घटना बता दी। सिंधुराज ने अब बदला लेने का निश्चय कर लिया। सिंधुराज है ना वो भेष बदल करके सीधा आ गया कल्याणी में। जब ये कल्याणी में आया तो तलफ सेकंड की मृत्यु हो चुकी थी और उसका भाई शासक बन चुका था। कौन? सत्याश्रम। मृणालवती तो वही थी, वो तो जिंदा ही थी, ठीक है ना। अब ये वहाँ पर गया और जाकर के उसने कहा कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ और मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ सत्याश्रम की। अब दरबार में पेश किया लोगों ने इससे कि अपने आप को बहुत ताकतवर बता रहा है। कहते हैं कि जितने भी लोगों से मुकाबला कराया ना सबको सिंधुराज ने चित कर दिया। तो काफ़ी प्रसन्न हुआ सत्याश्रम और इसे न केवल सेना में भर्ती किया बल्कि सेनापति भी बना दिया। किसको? सिंधुराज को। अब सिंधुराज है ना दरअसल इतना ज़्यादा उपयोगी बन गया उनके लिए कि इसके बिना कोई अभियान है वो पूरा ही नहीं होता था, ठीक है ना, सिंधुराज के बिना। और सिंधुराज ने इसे कई विजय भी दिलाई थी। किसको? सत्याश्रम को। अब सिंधुराज काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और मृणालवती अब किससे प्रेम करने लगी? सिंधुराज से, ठीक है ना। यानी मृणालवती का झुकाव किसकी ओर हो गया? सिंधुराज की ओर। बल्कि सिंधुराज यही तो चाहता था कि मृणालवती उससे प्रेम करे, और इसलिए सिंधुराज है ना उसने भी प्रेम का नाटक किया। अब दोनों ने फैसला किया कि वो विवाह करेंगे, और इसीलिए दोनों ने ये प्रस्ताव रखा सत्याश्रम के सामने कि वो विवाह करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो नहीं थी कोई सत्याश्रम को विवाह करने में, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध बन चुका था। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी यहाँ पर सिंधुराज ने, कहा कि विवाह के समय ना अकेले होने चाहिए, मंदिर में शादी होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कहा ठीक है, सत्याश्रम को क्या दिक्कत थी, ठीक है। अब वहाँ पे विवाह मंडप सजाया गया, बस 10-15 जने मौजूद थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं थे। मृणालवती और सिंधुराज के फेरे चलने शुरू हुए। उसी समय तलवार निकाल ली सिंधुराज ने और मृणालवती पर तलवार से वार किया और उसे मार दिया। किसको? मृणालवती को। सत्याश्रम पर भी उसने वार किया लेकिन वो घायल हो गया और यहाँ से भाग गया। कौन? सिंधुराज। और अपने भाई की मौत का बदला लिया, ठीक है ना। यानी अपने भाई की मौत का बदला लिया गया था किसके द्वारा? सिंधुराज के द्वारा। किसको मार करके लिया था इसने? मृणालवती को मार करके। ये जो कहानी मैंने आपको बताई ना, इसका जो वर्णन है वो मिलता है अपने को पद्मगुप्त की नवशासांक चरित में, और साथ में मिलता है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में। यानी इन दोनों पुस्तकों में इस घटना का वर्णन मिलता है कि यहाँ पर सिंधुराज ने बदला लिया था। अब एक्चुअल में हो सकता है कि पद्मगुप्त तो भी गलत लिख दे क्योंकि इसी के दरबार में था, लेकिन विज्ञानेश्वर कल्याणी में रहता था, ठीक है ना। तो दोनों की सेम स्टोरी मिलती है, तो निश्चित ऐसी घटना हुई होगी। तो ये इस तरह से मुंज था और जिसका यहाँ पर अंत हुआ था, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको मुंज के बारे में। याद रखना है कि जो मुंज है ना उसने दारा के पास मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था। किसने? वाकपति मुंज ने करवाया था। वाकपति मुंज है ना उसने कल्याणी कहाँ पे? दक्षिणी भारत में है। वहाँ के शासक जिसका नाम क्या था? तैलफ सेकंड यहाँ का शासक था, उसे 6 बार पराजित किया था। किसने? वाकपति मुंज ने। जो तैलफ सेकंड है ना, तैलफ सेकंड, उसकी बहन मृणालवती ने फिर चालाकी से काम लिया और 7वीं बार है ना फिर बुला लिया। किसको? मुंज को। हालांकि मुंज के सेनापति रुद्रादित्य ने युद्ध न करने की सलाह दी थी, लेकिन मुंज ने मानने से इनकार किया। उसके बाद में गोदावरी नदी के तट पर युद्ध हुआ मुंज और किसके मध्य? तैलफ सेकंड के मध्य। मुंज के जो सैनिक थे ना उन्होंने धोखा दे दिया और किसकी ओर मिल गए? तैलफ सेकंड की ओर मिल गए। जिसके बाद में यहाँ पर मुंज है ना उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। किसने? तैलफ सेकंड ने। और तैलफ सेकंड ने मुंज को बंदी बना लिया।
इसका जो सेनापति था रुद्रादित्य, उसने गोदावरी नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। उसके बाद में जो मुंज है ना, उसे कैद कर लिया गया और मुंज को रखा गया जेल में, किसके नियंत्रण में? मृणालवती के नियंत्रण में, ठीक है ना। लेकिन जो मृणालवती और यहाँ पर मुंज है ना, उन दोनों में प्रेम हो गया, यानी मुंज और मृणालवती दोनों में प्रेम हुआ, जिसके बाद में दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन मृणालवती ने मुंज को धोखा दे दिया और 997 ईस्वी में मुंज की हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? तलप सेकंड के द्वारा। तो ये था कौन? वाकपति मुंज। इसके बाद में कौन हुआ? सिंधुराज। 997 से लेकर के 1010 तक, ठीक है। जो सिंधुराज है ना, इसका भी दरबारी था कौन? पद्मगुप्त। और पद्मगुप्त ने सिंधुराज को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? शाहसांक की उपाधि से सम्मानित किया। शाहसांक का मतलब क्या होता है? हजारों में एक। और ये पद्मगुप्त ने कहा था किसको? सिंधुराज को, ठीक है। शाहसांक की उपाधि दी, ठीक है। जो सिंधुराज है उसने वही काम किया जो मैंने आपको पहले ही बताया। सिंधुराज ने मृणालवती को मारकर और कल्याणी के शासक, क्या नाम था? सत्याश्रम, उसे पराजित करके अपने भाई की मौत का इसने बदला लिया था, ठीक है ना। यानी भाई की मौत का बदला लिया गया था किसके द्वारा? सिंधुराज के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में जो सिंधुराज है ना, इसकी ये जो जानकारी है वो किस में मिलती है? पद्मगुप्त की पुस्तक जिसका नाम क्या था? नवशाहसांक चरित, और विज्ञानेश्वर की पुस्तक जिसका नाम क्या था? मिताक्षरा। तो इसमें इस घटना की जानकारी मिलती है, किसने पराजित कर दिया था और अपने भाई की मौत का बदला लिया। तो आपको इतना ही याद रखना है कि सिंधुराज है ना, कब से कब तक शासक रहा था? 997 से 1010 तक, ठीक है ना। इसका दरबारी कौन था? पद्मगुप्त था। और पद्मगुप्त ने ही इसे कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? शाहसांक की उपाधि। जो सिंधुराज था ना, उसने मृणालवती को मारकर और कल्याणी के शासक सत्याश्रम को हराकर अपने भाई की मौत का बदला लिया था। इसकी जो जानकारी है ना, वो अपने को पद्मगुप्त के ग्रंथ जिसका नाम क्या था? नवशाहसांक चरित, और विज्ञानेश्वर के ग्रंथ मिताक्षरा में मिलती है। यानी इन ग्रंथों में इस बात की जानकारी मिलती है जो अपन ने कहानी बताई। इसके बाद में अगला शासक पढ़ते हैं, और अगला शासक कौन सा था? भोज परमार। 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक। और उपाधि ये सही नहीं है, ठीक है ना। इसकी उपाधि थी कौन सी? कविराज की उपाधि थी। उपाधि कौन सी थी इसके पास? कविराज की उपाधि थी। इसी के बारे में अपन अभी वर्णन पढ़ेंगे। किसके बारे में? भोज परमार। तो याद रखना है कि जो भोज परमार है ना, ये सबसे विद्वान शासक था राजपूत काल का। राजपूत काल का ये सबसे विद्वान शासक था, और इसीलिए इसके पास कौन सी उपाधि थी? कविराज की उपाधि थी। इसका जो वर्णन है ना उपाधि का, वो अपने को मिलता है कौन सी प्रशस्ति में? भोज प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है कि इसके पास कौन सी उपाधि थी? कविराज की उपाधि थी। ये जो भोज प्रशस्ति है ना, ये दरअसल कहाँ पर है? उदयपुर में है, यानी उदयपुर में है भोज प्रशस्ति, ठीक है। जो भोज है उसके बारे में याद रखना है कि इसने उदयपुर में, जो उदयपुर तो बाद में बसाया गया था, हालांकि उस समय बसा हुआ तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर इसने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी उदयपुर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, गया था किसके द्वारा? भोज के द्वारा। इसके बाद में जो भोज है भोज ने भोजपुर शहर बसाया। कहते हैं कि इसी का नाम बाद में भोपाल रखा गया था, ठीक है ना। जो भोजपुर था वो इसी ने बसाया था।
और इसने एक तालाब का निर्माण भी करवाया था जिसका नाम था बोधसर, यानी बोधसर तालाब का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? भोज परमार के द्वारा करवाया गया। ठीक है। भोज है उसने चित्तौड़ में, चित्तौड़ राजस्थान में ना, चित्तौड़, वहां पर इसने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया, यानी त्रिभुवन मंदिर का निर्माण इसने कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था। किसने? भोज परमार ने। तो ये जो मंदिर है ना, ये शिव से संबंधित है। किससे संबंधित मंदिर है? ये शिव से संबंधित मंदिर माना जाता है, त्रिभुवन मंदिर। दरअसल इसका जो पुनर्निर्माण है त्रिभुवन मंदिर का, इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया गया था मेवाड़ के शासक राणा मोक्कल के द्वारा, यानी मेवाड़ के शासक राणा मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है ना। इसका पुनर्निर्माण करवाया तो इसका नाम समाधीश्वर मंदिर रख दिया गया, यानी पुनर्निर्माण के बाद में इसका नाम क्या पड़ा था? समाधीश्वर मंदिर पड़ा था। किसका? इस शिव मंदिर का, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया। ठीक है। ये जो मंदिर है ना, समाधीश्वर मंदिर, इसे मोक्कल के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? मोक्कल का मंदिर भी कहते हैं, और इसे पाप मोचन तीर्थ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पाप मोचन तीर्थ भी कहते हैं। ठीक है ना। पाप मोचन तीर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पर पाप मोचन तालाब बना हुआ है, तालाब है सॉरी। ठीक है ना। एक्चुअली में कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पाप मोचन तीर्थ है। भोज परमार के बारे में याद रखना है कि इसने अपनी जो राजधानी है ना, वो दारा को बना लिया। दारा कहाँ पे? एमपी में, जिसे वर्तमान में दार कहा जाता है। तो ये राजधानी बन गई थी किसकी? भोज परमार की। ठीक है। जो भोज परमार है उसने भोज परमार के द्वारा उज्जैन में महाकाल मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने। तो इसका मतलब ये पक्का शैव था। जो भोज परमार था वो क्या था? शैव था, ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, याद रखना है कि जो भोज है ना, वो राजपूत काल का सबसे विद्वान शासक था, जिसका शासनकाल था 1010 से लेकर 1055 ईस्वी तक। दरअसल इसके पास कविराज की उपाधि थी, कविराज की उपाधि थी। कारण यही था कि ये उस समय ना सबसे विद्वान था, इसलिए कौन सी उपाधि थी? कविराज की उपाधि। इसका जो वर्णन है ना, वो भोज प्रशस्ति में मिलता है। किसमें मिलता है? भोज प्रशस्ति में, जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है ना। इसके बाद में जो भोज परमार है उसने उदयपुर में शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो उदयपुर में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? भोज परमार के द्वारा। इसने एक भोजपुर नगर बसाया, और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो भोपाल है ना, यही भोजपुर नगर था। इसने एक बोधसर तालाब का निर्माण भी करवाया था। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया? त्रिभुवन मंदिर बनवाया था। ये जो त्रिभुवन मंदिर है ना, इसका पुनर्निर्माण करवाया मेवाड़ के राणा मोक्कल ने। किसने करवाया था? मेवाड़ के राणा मोक्कल ने करवाया था। और इसे ना वर्तमान में समाधीश्वर मंदिर, मोक्कल का मंदिर या पापमोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों इसके नाम हैं, समाधीश्वर मंदिर, मोक्कल का मंदिर और पापमोचन तीर्थ। तो ये इसके अन्य नाम है। किसके? समाधीश्वर मंदिर के। ठीक है ना। तो ये वर्तमान में यही बना हुआ है। ठीक है। जो भोज परमार है ना, उसने राजधानी किसे बनाया था? दारा को। तो इससे पहले परमारों की राजधानी मैंने बताया था वो कौन सी थी? उज्जैन। लेकिन अब कौन सी बन चुकी थी इनकी राजधानी? दारा बन चुकी थी। ठीक है ना। जो भोज परमार है उसने उज्जैन में एक मंदिर भी बनवाया था। कौन सा मंदिर था ये? महाकाल मंदिर। यानी महाकाल मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। किसके द्वारा? भोज के द्वारा। तो ये जो मंदिर है ना, ये काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। महाकाल मंदिर वर्तमान में भी है, यानी उज्जैन के जो प्रमुख मंदिर है ना, उन्हीं में शामिल माना जाता है महाकाल मंदिर। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो भोज परमार था ना, वो पूरी तरह से क्या था? शैव था। अब आगे और पढ़ते हैं इसके अन्य जो गतिविधियां ना, उनके बारे में। उपाधि ये नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया ना। ये भोज परमार की उपाधियां नहीं थी। तो उपाधि कौन सी थी इसकी? कविराज। मैंने पहले ही बताया था कि जो भोज है ना, वो राजपूत काल का सबसे
विद्वान शासक था। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्नी, जिसका नाम था अरुंधति, उसने इसे प्रेरित किया था किताबें लिखने के लिए, क्योंकि ये भी विदुषी महिला मानी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए किसने प्रेरित किया था? अरुंधति के द्वारा प्रेरित किया गया। जो अरुंधति है ना, इसका दूसरा नाम क्या था? लीलावती था। यानी अरुंधति का दूसरा नाम क्या था? लीलावती था। एक्चुअल में इसके पीछे ना एक कहानी भी आती है। ये जो कहानी है ना, इसमें ये कहा गया है कि जो भोज है ना, भोज दरअसल कहते हैं कि ये ज़्यादा जानकार नहीं था, इसे साहित्य के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि एक बार है ना, इसके दरबार में जो विद्वान थे वो बहस कर रहे थे, कोई आपस में उनमें हो गई थी चर्चा। तब जो भोज परमार है ना, वो बीच में बोलने लगा। तो विद्वानों ने कहा कि तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम है ना गंवार हो। ऐसा कहा गया किसको? भोज को। अब भोज है ना, यह काफ़ी परेशान था। ठीक है ना, काफ़ी उदास हो गया था। और जब अपनी रानी से मिला तो उसने कान पूछा। हालांकि पहले तो नहीं बताया, लेकिन बाद में भोज ने बता दिया। तो उसके बाद में जो भोज है ना, उसे इसकी पत्नी ने ही साहित्य के बारे में शिक्षाएं दी और इतना बड़ा विद्वान बना दिया कि इतना बड़ा कोई राजपूत काल में था ही नहीं। जितना बड़ा कौन था? भोज परमार था। ठीक है ना, इतना बड़ा विद्वान बनाया। तो वैसे ना पत्नियां ही विद्वान बनाती है। जैसे तुलसीदास को उसकी पत्नी ने बनाया, कालिदास को उसकी पत्नी ने बनाया, राजशेखर को उसकी पत्नी ने बनाया और भोज परमार को भी उसकी पत्नी ने बनाया। ठीक है ना, तो पत्नियां ही मान बनाती है। ठीक है, तो इसने ना कुल ग्रंथ लिखे थे कितने? 84। लेकिन उनमें उपलब्ध कितने हैं? लगभग 21 ग्रंथ है वो उपलब्ध है। प्रमुख ग्रंथ बता देता हूं मैं। प्रमुख ग्रंथों में कोदंड काव्य, राज मार्तंड, युक्ति कल्प, व्यवहार मंजरी, सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, अवनी कुमार, चंपू रामायण, आयुर्वेद सर्वेसव, आयुर्वेद सर्वेसव। ठीक है, इसके अलावा चारु चर्चा, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत। तो आदित्य प्रताप सिद्धांत है ना, ये दरअसल जो सूर्य भगवान है ना, उनके बारे में ये पुस्तक है वो बताई गई है। ठीक है ना, तो काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, ये पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी। ये प्रमुख बताई है मैंने। वैसे तो मैंने बताया ना 84 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें उपलब्ध कितनी है? 21 है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि भोज परमार है ना, उन्होंने कुल 84 ग्रंथ लिखे थे। उपलब्ध कितने? 21 हैं। भोज है ना, वो राजपूत काल में सबसे विद्वान शासक माना जाता है। ठीक है ना, दरअसल इसे ग्रंथ लिखने के लिए इसकी पत्नी ने प्रेरित किया था, जिसका नाम क्या था? अरुंधति। और अरुंधति का दूसरा नाम क्या मिलता है? लीलावती। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, कोदंड काव्य, ये काव्य के अनुसार था। इसमें काव्य के बारे में वर्णन किया गया। राज मार्तंड, इसमें राजनीति के बारे में वर्णन किया गया। युक्ति कल्प, ये शैव धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ है। व्यवहार मंजरी, ठीक है, जीवन के बारे में बताया गया व्यवहार मंजरी में। सम्रांगण सूत्र, सम्रांगण सूत्र है जो उस समय के जो कलाओं पर आधारित है। सरस्वती कंठाभरण, ठीक है ना, विद्या पर आधारित है। अवनी कुमार, चंपू रामायण, चंपू रामायण दरअसल ये चंपू का मतलब शैली जानते हो ना, गद्य और पद शैली, तो इसमें गद्य और पद शैली में रामायण की रचना है। आयुर्वेद सर्वेसव, नाम से स्पष्ट है कि किस पर है ये? आयुर्वेद चिकित्सा पर आधारित है। चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, सूर्य भगवान पर। व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, तो ये सारे ग्रंथ किसके हैं? भोज परमार के हैं। तो ये विद्वान शासक था। हालांकि ये
ऐसा माना जाता है कि युद्ध मैदान में भी बहुत रहता था ये, ठीक है ना, युद्ध भी बहुत लड़े। तो कुछ बताएंगे अपन इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी है ना इतने ग्रंथ लिख दिए, यानी हमेशा युद्ध मैदान में ही रहता था फिर भी ग्रंथ लिख दिए। इसका मतलब काफ़ी बड़ा विद्वान था कौन, बोस परमार। जो मैंने कहानी बताई वो सिर्फ ऐसे है ना कई जगह लिखी हुई है, हालांकि ये सही भी नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि बाद में सिखाते तो इतना इतना ग्रंथ लिख देता। बचपन से लिखना स्टार्ट कर दिया था इसने, तभी तो इतने ग्रंथ लिख पाया था। तो इसलिए काफ़ी बड़ा शासक माना जाता है कौन, बोस परमार, शक्तिशाली की दृष्टि से भी और विद्या की दृष्टि से भी, ठीक है ना। तो इसके बारे में कहा जाता था कि जब तक बोझ है ना तब तक धारा में सरस्वती है। तो कहने का मतलब इसे सरस्वती के समतुल्य माना गया था, किसको, बोझ परमार को। तो अपन बोझ के बारे में थोड़ा और भी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ोगे। वो थोड़ा सा रहा, ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।